क्वेश्चन नंबर 39, द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर हाउ मेनी टाइम्स। देखो जी, इंडियन प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। यूएसए में ये है, अमेरिकन प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड ओनली ट्वाइस, है नॉट री इलेक्टेड, ही कैन जस्ट बी प्रेसिडेंट फॉर 2 टाइम्स, लगातार बने या गैप छोड़ के बने, जैसे आपका डोनाल्ड ट्रंप बना है 2016 to 20 and then again 2025 to 29 ही विल बी। तो सिर्फ 2 बार ही यूएस में प्रेसिडेंट बन सकते हैं, इंडिया में कितनी बार भी बन सकते हैं, तो ये एनी नंबर ऑफ टाइम्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर री इलेक्शन टू द पोस्ट। अब देखो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पूरा है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द विथ रिगार्ड्स टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आ जाओ उस पर, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक ही बार में हम देखते हैं, आ जाइए। देखिए आर्टिकल 53, this is your executive power. Secondly, article 54 is election, article 55 is manner of election, article 56 is term, article 57 is re-election, article 58 is qualification, oath, impeachment for UPSC exam. These three you must remember all the time, 53, 60 and 61. 53 is executive power, 60 is his oath, because his oath is not in third schedule, it is in articles, and 61 is impeachment. ठीक है, these three things you must remember. Rest articles even if you do not remember it is okay, बस these three you must not forget. इसको पॉज करके खुद से रीड करने की कोशिश करना, लिखने की कोशिश करना। चलिए आप देखते हैं क्या है इसमें, क्या पूछ दिया है सब। री इलेक्शन की बात है, देखो 53 हमको याद था एग्जीक्यूटिव में 53, 60 हमको पता है कि वो आपका ओथ है, एंड 61 हमको पता है कि इम्पीचमेंट है, ओथ इम्पीचमेंट है। अब आगे क्या है डजंट रियली मैटर, री इलेक्शन है तो 55 57 कुछ ऐसा होगा, इसको सीधा याद कर लेना, अगर याद हो पाए, नहीं हो पाए तो उतना लोड मत लेना, इट्स ओके, 3 वो याद रहने चाहिए। क्या है, इफ़ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, हाँ जी आ जाइए डिस्प्यूट। देखो जी, व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो प्रेसिडेंट प्लस वीपी, इनका इलेक्शन डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट देखता है। ठीक है, MLA एंड MP, इनका इलेक्शन डिस्प्यूट हाई कोर्ट देखता है। क्यों? क्योंकि MP आर जनरली सिलेक्टेड बाय स्टेट्स, स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं MP, आपके भी स्टेट्स में होंगे, जैसे यूपी से आपके 80 MP हैं, उत्तराखंड से 4 MP हैं, तो इस तरीके से। तो स्टेट्स का मैटर है तो हाई कोर्ट देखेगा, ये पूरा सेंटर का मैटर है तो सेंटर देखेगा, MLA तो स्टेट्स देखेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट, MLA MP इलेक्शन डिस्प्यूट हाई कोर्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या पूछ दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। इफ़ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम इन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी ऑफ हिज और हर ऑफिस द प्रेसिडेंट बिफोर द डेट, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रेसिडेंट वॉज इलेक्टेड ऑन 2 अक्टूबर, ठीक है, 2025, and his election was declared void on 7th of October 2025 at 7 PM। इससे पहले जो भी प्रेसिडेंट ने किया होगा एवरीथिंग इज वैलिड, 7 PM से पहले कुछ भी साइन किया हुआ सब कुछ वैलिड है, इसके बाद नथिंग इज वैलिड। ये सिंपल कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना, ठीक है। अब आ जाओ, आप क्या पूछते हैं यहाँ पे। इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड void by Supreme Court of India, ठीक है, all acts done by him and her in the performance of duty of his or her office, ठीक है, all acts before the decision became, नहीं, before the decision does not become invalid, बताया था कि पीछे वाला जो डिसीजन होगा वो करेक्ट होगा, तो ये गलत हो गया। Election for the post of the President of India can be postponed on the ground that some legislative assembly have been dissolved and elections are yet to take। ये कि there is a vacancy in electoral college, ये कल वाले वीडियो में हमने देखा था, तो ये गलत है। The election of the post can be postponed. No, it cannot be postponed. When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limit within which he has to declare his assent. ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है assent का, Constitution of India में ऐसा नहीं, क्योंकि लिखा हुआ है of India in the Constitution. Constitution does not prescribe this. ऐसा नहीं है, सीधा सीधा बात है कि ये होगा आपका
ये एज सुन एज मे बी, इस तरीके के वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो अगेन डी है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था 2023 ऑफ कोर्स, होना ही था डिफिकल्ट, बहुत कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। चलिए अभी इसमें हम देखते हैं इस क्वेश्चन से असेंडिंग पावर ऑफ द ये प्रेसिडेंट, ये कंप्लीट कहानी देख लेते हैं। आर्टिकल 111 है असेंडिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आ जाओ पहले वो देखते हैं। देख लो, असेंड टू द बिल और विडहोल्ड द बिल, आ जाओ। तो इसमें वीटो वीटो सब कुछ आ जाएगा। अब देखो, कोई भी बिल अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा तो क्या क्या ऑप्शन होते हैं प्रेसिडेंट के पास। पहला ऑप्शन, ही विल असेंड टू द बिल, यस बोल देगा, असेंड टू द बिल, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है, ही विल विदहोल्ड हिज असेंट, विथ होल्ड, विदहोल्ड मतलब पॉज लगेगा, बट विदहोल्ड का मतलब रिजेक्ट होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है बात। ही कैन विदहोल्ड हिज असेंट। सेकेंड, ही कैन रिटर्न द बिल, ठीक है। फोर्थ, he will say nothing, simply have 5 स्टार। तो ये 5 ऑप्शन कर सकता है। एसेंट दे दिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये 3 अगर चीज़ें करेगा तो ये आ जाता है आपका वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो विद होल्डिंग द एसेंट, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। रिटर्न द बिल, इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो। से नथिंग, इसको बोलते हैं हम पॉकेट वीटो, ठीक है। पॉकेट वीटो में अभी चेंजेस आए हैं, जब गवर्नर वाला चैप्टर आएगा तो उसमें इसको ज़्यादा बताऊंगा मैं। पॉकेट वीटो में चेंजेस आए, तो ये सब चीज़ें हैं, पर इसको बहुत ध्यान से देख लो। बिल के 4 हैं, अगर दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ये 3 तरीके के वीटो आ गए इसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट वीटो, कौन कौन से बिल में एब्सोल्यूट वीटो दे सकता है। 3 तरीके के अब बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। देखो जी, एब्सोल्यूट वीटो दैट इज रिजेक्ट ही कर देगा। मनी बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल को कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट को हैज़ टू गिव असेंट, विदहोल्ड कर ही नहीं सकते, वीटो है ही नहीं उसके लिए। तो अगर असेंट है तो यहाँ लिख दो मस्ट असेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सीधी कहानी। एब्सोल्यूट वीटो इन दोनों के लिए है, एब्सोल्यूट वीटो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नहीं है। अब आ जाओ सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए है, दैट इज रिटर्न ऑफ द बिल। मनी बिल को ही कैन नॉट रिटर्न बिकॉज मनी बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द हाउस, इन द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, हेंस ही कैन नॉट रिटर्न इट, तो ये नहीं है। पॉकेट वीटो, आगे पॉकेट वीटो दोनों के लिए है, दोनों में कुछ भी नहीं कहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इतनी बात करें। अब सस्पेंसिव वीटो में एक और क्लॉज है, लेट जस्ट सपोज प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनरी बिल को वापस कर दिया, तो ये वापस से लोकसभा चला गया या पार्लियामेंट, लोकसभा नहीं पार्लियामेंट चला गया। पार्लियामेंट ने फिर से विदाउट चेंजिंग दैट बिल, पार्लियामेंट ने फिर से प्रेसिडेंट को दे दिया, तो इस बार प्रेसिडेंट इधर हैव 2 ऑप्शन, से यस और से नथिंग, बट ही कैन नॉट रिटर्न द बिल। तो सस्पेंसिव वीटो ओनली वंस, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। आ जाओ अभी देखो ध्यान से। ऑर्डिनरी बिल है, एब्सोल्यूट वीटो दे सकता है, पॉकेट वीटो दे सकता है, सस्पेंसिव वीटो ओनली वंस, ठीक है। मनी बिल है, रिजेक्ट, से नथिंग बट कैन नॉट सेंड बैक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कुछ नहीं है, असेंट देना ही होगा, ठीक बात है। अब कभी कभी ये सिनेरियो होता है, अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, कोई नहीं। ऑर्डिनरी बिल अगेन पास बाय द पार्लियामेंट विथ अमेंडमेंट, देखो विथ अमेंडमेंट अगर पास करेगा ये आपका पार्लियामेंट, एब्सोल्यूट वीटो है नहीं, पॉकेट वीटो है नहीं, सस्पेंसिव वीटो है नहीं, तो वापस किया, फिर से पास किया, कुछ नहीं। ऑर्डिनरी बिल पास अगेन बाय द पार्लियामेंट विदाउट अमेंडमेंट, कुछ नहीं। तो इसलिए सस्पेंसिव वीटो ऑर्डिनरी बिल के केस में ओनली वंस, एक ही बार रिटर्न कर सकता है, दोबारा अगर बिल आ गया तो कुछ नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट, यस बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है, जब स्टेट बिल होते हैं कुछ, वो गवर्नर के पास जाते हैं असेंट के लिए, मगर गवर्नर को ऐसा लगेगा कि आई शुड रेफर दिस बिल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट को वो रेफर हो जाती है बिल। जैसे प्रेसिडेंट को रेफर हुई, गवर्नर का रोल खत्म। अब प्रेसिडेंट यस बोले, नो बोले, रिटर्न करे बिल या पॉकेट वीटो में डाल दे, जेब में डाल दे, कुछ ना बोले, ये सब कर सकता है। अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रेसिडेंट, एक मिनट यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। अभी यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, गवर्नर के पास गई थी बिल, गवर्नर ने प्रेसिडेंट को भेज दिया, प्रेसिडेंट ने बिल का रिटर्न किया,
तो अब जब फिर से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विथ अमेंडमेंट विदाउट अमेंडमेंट इस बिल को पास करेगी, तो अब सवाल है ये बिल गवर्नर के पास भेजेगा ये कि प्रेसिडेंट के पास भेजेगा, कि प्रेसिडेंट ने रिटर्न किया है? तो आंसर इसका प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। एक बार बिल प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन के लिए चला गया, या वंस द बिल हैज़ बीन रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन द नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन विल बी बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड एसएलए। गवर्नर का रोल खत्म। तो अब ये यहाँ गया वापस। तो क्या इस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मना कर सकता है? जैसे ऑर्डिनरी बिल में ओनली वंस प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल, उसके बाद बिल विथ अमेंडमेंट आए विदाउट अमेंडमेंट आए, प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव असेंट। तो एसएलए के केस में ही कैन अगेन डिनाई। तो मल्टीपल टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ सस्पेंसिव वीटो इन केस ऑफ अ बिल विच इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज स्टेट्स बिल। बहुत ध्यान से इसको देखो, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे बताना, ठीक है। इसमें एक और कंडीशन है अब, कि कुछ ऐसे बिल होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, दैट इज़ रिड्यूसिंग द पावर ऑफ हाई कोर्ट। अगर कोई भी बिल हाई कोर्ट का पावर को कम करे, देन इट हैज़ टू बी रिजर्व टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नर उसको रिजर्व करेगा ही करेगा, ये कंपलसरी है। अदर सिनेरियोज में इट इज़ ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नर, दैट इफ ही वांट्स टू ही कैन, इफ इट डजंट वांट टू ही वोंट, ठीक है। ये है पूरे बिल की बातें। अब आ जाओ जरा यहाँ पे वीटो। हाँ जी, 111 में है वीटो, क्योंकि 111 में असेंट टू द बिल है, असेंट टू द बिल और विदहोल्ड द असेंट टू द बिल। आज उसको देख ही लेते हैं। आइए देखिए क्या है। व्हेन अ बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, it shall be the presented to the president, and the president shall declare either that he assents to the bill or withhold the assent, ठीक है। दो ही ऑप्शन और विदहोल्ड में अलग अलग चीज़ आएंगी। प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे एज सुन एज पॉसिबल, देख रहे हो कोई टाइम लिमिट नहीं है, एज सुन एज पॉसिबल लिखा हुआ है, इसको मार्क कर देता हूँ। आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल टू हिम, ही कैन असेंट टू द बिल, रिटर्न द बिल इफ इट इज़ नॉट अ मनी बिल। तो मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता, बाकियों को रिटर्न कर सकता है, ठीक है। When a bill is so returned, the House shall reconsider the bill accordingly. If the bill is passed again by the House with or without amendment and presented to the President for assent, the President shall not withhold assent thereof. तो रिटर्न बिल पे यस बोलना ही पड़ता है। तो अब तुमको पता लग गया, दो बिल पे यस बोलना ही होगा। एक है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और एक रिटर्न ऑर्डिनरी बिल। इन पे यस बोलना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात है। अब यही वाली सेम चीज़ ना गवर्नर के लिए भी एक्सटेंड कर दी गई है मे में, जजमेंट जो आया है। तो जब गवर्नर का चैप्टर आएगा तो पता लगेगा। तो ये ख़त्म किया हमने। अब आ जाओ जरा इसको देख लेते हैं। वीटो, एब्सोल्यूट वीटो का क्या मतलब होता है? रिजेक्शन ऑफ द बिल, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है रिटर्न ऑफ द बिल। पॉकेट वीटो का मतलब से नथिंग, अब प्रेसिडेंट के पास अब पॉकेट वीटो 3 महीने की। अगेन गवर्नर वाले चैप्टर में बेहतर समझोगे। अब आ जाओ यहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो कहाँ से लिया हमने? इंग्लिश क्राउन से। पॉकेट वीटो, इंडिया के पास जो पॉकेट वीटो है, अभी जो प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो वो 3 मंथ्स का है, ठीक है। यूएसए में 10 दिन का है। तो इंडियन पॉकेट वीटो इज मोर वाइडर देन यूएसए। सस्पेंसिव वीटो इंडिया ने फ्रांस से लिया है। एक होता है क्वालिफाइड वीटो। अब क्वालिफाइड वीटो क्या होता है कि लेट जस्ट सपोज बिल को रिटर्न कर दिया, बिल पास हुआ था 50% मेजॉरिटी से, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू हैव टू pass the bill, you will have to pass the bill by 66% majority, a higher majority. Then only president will not be able to return that bill. इसको बोलते हैं qualified veto. That passing the return bill with a higher majority so as to overcome the veto power of the president of India. ठीक बात है, इतनी बात क्लियर हुई दिमाग में। चलिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे फिर से। द प्रेसिडेंट, यहाँ तक समझ आ गया होगा, यही था ना। When a bill is presented to the president, prescribes time limit, no time limit, as soon as possible. अब है टाइम लिमिट, 3 महीने की टाइम लिमिट है अब, ठीक है। अब क्या पूछा गया? द प्रेसिडेंट्स होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर टर्म्स फ्रॉम द डेट ऑन, जिस दिन ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस, उस दिन से। सो ही विच ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस, ठीक है। डिसाइडेड बनाने से नहीं। सी नेक्स्ट क्या है? टू होम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस रेजिग्नेशन? वीपी को एड्रेस करते हैं रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट, एंड वीपी प्रेसिडेंट को करता है, प्रेसिडेंट वीपी को। तो दोनों एक दूसरे को एड्रेस करते हैं अपना रेजिग्नेशन, ठीक है। चलिए 45, टू होम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन? वीपी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय, चलो जी। अब ये रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इम्पीचमेंट का ये पूरा टॉपिक है। इम्पीच हम कैसे कर सकते हैं अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सिंपल है,
स्टेप बाय स्टेप वेज में समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। चलो, इम्पीचमेंट। देखो जी, क्या है कहानी कि सबसे पहले इम्पीचमेंट कौन से पहले बेसिक बता देता हूँ इम्पीचमेंट का, उसके बाद प्रोसेस पे जाएंगे, प्रोसीजर पे। तो क्या कंडीशंस होती हैं इम्पीचमेंट की? तो एक ही कंडीशन मेंशन है, दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 61 में ये बात लिखी हुई है। तो ये वायलेशन कैसे पता लगेगा वायलेशन है? तो यूजुअली क्या होता है, विच एवर ओथ द प्रेसिडेंट हैज़ टेकन, उस ओथ को अगर वायलेट किया और ये आप प्रूव कर पाओगे पेपर में कि ओथ को वायलेट कर दिया, तो इट अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अन्यथा नहीं हो पाता है। आज तक तो कभी हुआ नहीं है। एक ही कंडीशन है, इनिशिएशन। तो देखो, हमें पता है कि द प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज दैट ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। तो इनिशिएट कहाँ होगा? लोकसभा। ये हमारे दिमाग में चलेगा लॉजिक, क्योंकि हमें पहले ये बात पता है। पर ऐसा नहीं है, एनी हाउस, इट कैन बी इनिशिएटेड इन एनी हाउस। मेजॉरिटी, किस तरीके की वोटिंग चाहिए? तो नीड्स 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। तो ये बात बहुत ध्यान से लिखना, लोकसभा में अगर पास करना सेपरेटली, कोई जॉइंट सीटिंग नहीं होगी। अगर लोकसभा से पास करना है 543 का 2/3, इतने नंबर ऑफ वोट्स चाहिए। तो 3 से कटाए 180, तेरह ना, हाँ, 181 इंटू 2, 362 वोट्स इज नीडेड इन द लोकसभा टू इम्पीच द प्रेसिडेंट। दैट इज 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम राज्यसभा। राज्यसभा 245 का 2/3, तो ये अराउंड 82 के आसपास आएगा। तो 164 वोट्स चाहिए प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। तो ध्यान रखना, ये नंबर्स तो नहीं, बस ये 2/3 ना याद नहीं रहता वहाँ। नंबर से आपको शायद थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट बना रहेगा कि मेजॉरिटी इस तरीके की चाहिए। इस पूरे इम्पीचमेंट के प्रोसेस में जो 3 पॉइंट बताए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही 3 पॉइंट है। इसके बाद जो भी बताऊंगा वो थोड़ा बहुत भी ध्यान रहेगा तो काम चल जाएगा, मगर ये ध्यान रहना चाहिए। ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं, कंडीशन, दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 61, इनिशिएशन, एनी हाउस, मेजॉरिटी 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ ईच हाउस सेपरेटली। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब आते हैं प्रोसीजर पे। तो देखो, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। क्या होता है कि लेट जस्ट सपोज कि राज्यसभा में पहली बार इनिशिएट किया गया फॉर रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहले चार्जेस को प्रपोज किया जाएगा कि वाई आई एम इनिशिएटिंग दिस। तो प्रपोजल प्रिपेयर्ड फॉर चार्जेस। ठीक है, इस चार्ज को, जो भी पेज प्रिपेयर किया जाएगा, इट मस्ट बी साइन बाय 1/4 ऑफ द MP ऑफ द हाउस। तो अगर राज्यसभा में इनिशिएट किया गया 245 का 1/4, दैट इज 62 पीपल मस्ट साइन दिस, तभी जाके ये राज्यसभा में एडमिट भी होगा, नहीं तो एडमिट ही नहीं होगा। तो प्रपोजल प्रिपेयर करो, 1/4 मेंबर से साइन करो ऑफ द हाउस। इसके बाद ये जो प्रपोजल है, इसको प्रेसिडेंट को दिया जाता है, एंड प्रेसिडेंट इज गिवन 14 डेज नोटिस कि आप अपना डिफेंस प्रिपेयर करके आ सकते हो। ये लॉयर भी ला सकते हैं अपने, जो भी इनको करना चाहे वो कर सकते हैं। तो 14 डेज का नोटिस मिलेगा। प्रपोजल प्रिपेयर, 1/4 साइन, 14 डेज का नोटिस। इसके बाद ये वाला प्रपोजल इंट्रोड्यूस होगा हाउस में, इस पर वोटिंग होगी, डिफेंस भी होगा, डिबेट भी होता है जिसमें आरोप लगते हैं प्रेसिडेंट पे, देन प्रेसिडेंट्स को डिफेंड करते हैं, फिर जैसे उसी बेसिस पे वोटिंग होगी। वोटिंग अगर 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से पास हो गई, तो इट इज़ कंसिडर्ड दैट राज्यसभा ने इसको पास कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, फिर से इसको देखेंगे। तो प्रपोजल 1/4 साइन चाहिए। इसके बाद 14 डेज का नोटिस दिया जाता है। इसके बाद रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक बात है, इतना हो गया। इसका मतलब राज्यसभा से पास होगा। अब क्या होता है, अब ये जाएगा लोकसभा में। तो लोकसभा में सीधा ये टेबल पे नहीं रखा जाएगा फॉर योर वोटिंग, इसमें होगी इन्वेस्टिगेशन ऑन द चार्जेस। इन्वेस्टिगेशन होगा, एक फाइल या रिपोर्ट बनाई जाएगी। अब इस रिपोर्ट प्लस चार्जेस की रिपोर्ट, इन दोनों को टेबल पे रखा जाएगा फॉर वोटिंग। तो इन्वेस्टिगेशन बीच में आ गया। इन द सेकेंड हाउस, विच एवर हाउस हैज़ इनिशिएटेड, उसके सेकेंड हाउस में इन्वेस्टिगेशन होगा।
फिर इसके बाद सेम कहानी, रेजोल्यूशन 2/3 से पास हो गया, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट डन। ठीक है, ये जो इन्वेस्टिगेशन वाला क्लॉज है ये इम्पीचमेंट प्रोसेस को जुडिशियल बना देता है, मतलब क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ कर रहा है, स्पेसिफिक चीज़ कर रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे क्वासी जुडिशियल, दैट इज पार्शियल जुडिशरी। This is why quasi-judicial impeachment is a quasi-judicial process, because in the second house, where the proposal for impeachment of the president has not been initiated, their investigation will occur before we table the resolution for voting. तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो तब यहाँ तक थे। रेजोल्यूशन इंट्रोडक्शन इन द हाउस हो गया ये। नाउ मेंबरशिप गोज टू सेकेंड हाउस फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चार्जेस, तो इसको क्वासी जुडिशियल बोलेंगे। 2/3 इम्पीचमेंट डन। अब इम्पीचमेंट में कुछ डेफिशिएंसीज हैं। क्या है वो डेफिशिएंसीज? सबसे पहले वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉट डिफाइंड। ये जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है ये कहीं भी डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक बात है। अब एक और चीज़ इसमें देखते हैं हम, इलेक्टोरल कॉलेज, कौन कौन लोग वोट करेंगे इसमें। तो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इम्पीचमेंट, तो ध्यान रखना लोकसभा, क्योंकि सिलेक्शन में लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। तो लोकसभा के इम्पीचमेंट में क्या होगा? ऑल मेंबर्स, ऑल एमपी, नो पार्टिसिपेशन, ठीक है। इलेक्शंस में क्या था? इलेक्टेड मेंबर, हेयर इलेक्टेड एमएलए, यहाँ पे ऑल मेंबर। तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है आपके इम्पीचमेंट और इलेक्शन में। इम्पीचमेंट में ऑल एमपी ऑफ पार्लियामेंट, नो एमएलए। यहाँ इलेक्टेड एमपी, इलेक्टेड एमएलए। पॉज करो और ऐसा एक टेबल बनाओ। चलिए आ जाइए, अब इस डेफिशिएंसीज को चारों को पढ़ लो। लिखा हुआ है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स, नो रोल, नॉमिनेटेड मेंबर, नो रोल, ठीक है। इम्पीचमेंट डन, गुड। नाउ आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, 47 पे अब काफ़ी फटाफट होगा। इम्पीचमेंट कैन बी इम्पोज्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, which is not true, which of the following is not true in the election of the president. Provision for the process of election of the president is described in Article 55. अभी तो इसका कोई आइडिया नहीं, याद करने को बोला ही नहीं। क्या बोला था? 53, 60, 61, इतना ध्यान रखना, बाकी कोई बात नहीं। फिर क्या है? At nomination stage a candidate has to submit 50 proposal 50, हाँ जी 1997 में ऐसा हुआ है। State legislature is based on the population of 1970, बिल्कुल सही बात है 1970। अब फंस गए, ये पता है तो पता है, नहीं तो नहीं। ए और डी में से एक मारना है आपको। अगेन अगर नन और ए में से चुनना हो तो यूजुअली सही जो होता है वो ए होता है, ठीक है। ए मार सकते हो, मैं तो ए मार दूंगा, बट देखो गलत हो गए, डी है, 55 है, तो चलो अब याद कर लेंगे, क्या कर सकते हैं। अगेन गारंटी नहीं है कि ये याद रहेगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं, चलो दोनों एक साथ कर लेते हैं, कोई 54 एंड 55 इलेक्शन के लिए है। तो 54 इज इलेक्शन, 55 इज मैनर। चलो दो और ऐड कर लो, 53, 54, 55। 53 इज एग्जीक्यूटिव पावर, 54 इज इलेक्शन, 55 इज मैनर, 60 इज ओथ, 61 इज इम्पीचमेंट, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या पूछा गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच? कौन सी इम्पीचमेंट है? 61, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? The President of India can be removed from his office even before the expiry of his term. हाँ, before the expiry of his term by impeachment. और impeachment के बाद कौन बनेगा? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। कितने समय के लिए? 6 months के लिए। आगे बढ़ते हैं। By which house of the parliament impeachment may be imposed on president? Either house. So by any house. चलिए ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इसको इग्नोर करो। हाँ यहाँ जाओ। Which one of the following has the power to initiate the motion of impeachment? Any house, both houses. Next, at least how many days of prior notice is required for the impeachment of 14 days का prior notice? Proposal, 1/4 sign of the total membership of the house, 14 days का notice, then 2/3 से उसको पास करना है। सेकेंड हाउस में जाएगा, इन्वेस्टिगेशन होगा,
2/3 से पास होगा, इम्पीचमेंट डन। ना वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन है और ना ही इम्पीचमेंट जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसका कोई प्रोसीजर डिफाइन है, यूजुअली स्पीकर उसको डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, विच ऑफ द और द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट बट नॉट प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो कौन से इलेक्टोरल कॉलेज में है और कौन से इम्पीचमेंट में नहीं है? तो नॉमिनेटेड मेंबर थे, यहाँ नहीं है। एसएलए के मेंबर थे, यहाँ नहीं है। तो बस इतना ही है, एसएलए होगा प्लस नॉमिनेटेड, दोनों ही आंसर है। अगेन पॉज करके फिर से टेबल बनाओ, याद रहना चाहिए बिल्कुल, घूम फिर के सब यही सब आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट बट नॉट फोरम फॉर हिज इम्पीचमेंट? सेम कहानी। तो एसएलए, एसएलसी तो दोनों में ही नहीं है, राज्यसभा लोकसभा है दोनों में, ठीक है, बट ऑल मेंबर्स है वहाँ पे ओनली इलेक्टेड। हाँ जी, आ गया आ गया आ गया आ गया। द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। वेकिंग पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज फिल्ड बाय विद इन 6 months। In case of the vacancy arising from any cause other than expiry, ध्यान रखना, other than expiry of the term of the president in the office, an election to fill the vacancy आसान है, 6 months। 66। In case the post of the president of India falls vacant due to death, resignation or removal from the office, who will occupy? तो death, resignation, removal, that is impeachment, तो कौन ऑक्यूपाई करेगा जी? तो ऑक्यूपाई करेगा वीपी। जब एक्सपायरी हो जाती है उसका टर्म तो वीपी एक्वायर नहीं करता है, ये प्रेसिडेंट कंटिन्यू करते हैं जब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं आ जाते हैं, तो ध्यान रखना है सब। 67 क्या है? इन केस द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वेकेंट देयर इज नो वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो, हु अमंग द फॉलोइंग वुड बी एक्टिंग? देखो, प्रेसिडेंट नहीं रहा वीपी, वीपी नहीं रहा सीजीआई, ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं रहा, सीनियर मोस्ट जज, दी है ना। 68 क्या पूछा है? इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, हु शैल डिस्चार्ज द फॉलोइंग? अगेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द term of office no litigation can be instituted in any court of law against the president, president office is above constitution। देखो जी, ये तो है कि कुछ नहीं कर सकते आप ऑफिशियल कैपेसिटी में, क्या प्रेसिडेंट ऑफिस अबव है? तो इसको देखते हैं, ये पूरा टॉपिक है इम्यूनिटी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर, दोनों की इम्यूनिटी वाला क्लॉज है। इस बार ये 2025 में क्वेश्चन आया है, तो इसको हम देखते हैं। देखो जी, प्रेसिडेंट दो चीज़ों में वो काम कर सकता है, पर्सनल कैपेसिटी एंड योर ऑफिशियल कैपेसिटी। 2 टाइप्स ऑफ लीगल डिस्प्यूट हो सकते हैं इन दोनों कैपेसिटीज में। एक हो सकता है क्रिमिनल, एक होता है सिविल। तो देखो, ऑफिशियल कैपेसिटी में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ भी कर ले, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। सो इन ऑफिशियल कैपेसिटी ही हैज़ कंप्लीट इम्यूनिटी, नथिंग। इन पर्सनल कैपेसिटी, इसका एक एग्जांपल याद रखना, अगर कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया, उन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया, तो कुछ नहीं किया जा सकता है। तो पर्सनल कैपेसिटी में क्रिमिनल एक्शन, अगर उन्होंने कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। इन सिविल लिया जा सकता है आफ्टर 2 months ऑफ नोटिस। तो ये वाला बात ऑफिशियल में तो कर ही नहीं सकते, ऑफिशियल इम्यूनिटी पूरी ही पूरी है, मगर पर्सनल में सिर्फ सिविल, क्रिमिनल नहीं, क्योंकि वाइफ का मर्डर किया। इस तरीके से एग्जाम्पल याद रखना, यही याद रहेगा, नहीं तो ये कन्फ्यूज़ होगा। चलो आ जाओ, देखिए जी, स्पेशल इम्यूनिटी आर्टिकल 361, ये याद रखना है। सेम कहानी, ऑफिशियल कैपेसिटी ना सिविल ना क्रिमिनल, पर्सनल कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ सिविल, क्रिमिनल ने वाइफ को मार दिया, याद रखना है, तब वो रहेगा दिमाग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 डन। 72 क्या पूछा गया? द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा। देखो जी, प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा, प्रेसिडेंट के पास कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, COM के एड एंड एडवाइस से ही डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस नहीं, लोकसभा रिकमेंडेशन नहीं, रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट, ऐसे बेहतर स्टेटमेंट होता है रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कैबिनेट जैसा शब्द एक ही बार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, वो है आर्टिकल 352, दैट्स इट, यहीं पे बस कैबिनेट है। अगर आपको दिखाऊं मैं
यहाँ बेयर एक्ट में सिर्फ मैं अगर यहाँ कैबिनेट टाइप करूँ, कैबिनेट, देखो एक ही जगह आएगा, देख रहे हो 352 में, और कैबिनेट कहीं भी सर्चेबल भी नहीं है, तो कैबिनेट सिर्फ एक ही जगह है। ठीक है, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। कहाँ गई कहानी, ये रही कहानी। 73, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ज़्यादा बेहतर है, कैबिनेट नहीं होना चाहिए। विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ दिस। अब ये प्रोरोगेशन का मतलब पता है तब, क्योंकि पार्लियामेंट के चैप्टर में है ये। देखो जब सेशन बुलाना होता है, सेशन एज इन सिटिंग ऑफ सारे एमपीज, इसको बुलाना होता है तो उसको बोलते हैं समन, और जिसको ख़त्म करना होता है तो उसको बोलते हैं प्रोरोगेशन। ठीक है, बिना एड एडवाइस के तो कुछ भी नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट, तो ये तो नहीं होगा, ये गया ये गया। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज adjourned, साइन डाई, बट देर इज नो बार फॉर द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसको मतलब फिर समझते हैं। देखो जी महीने तो हैं इससे, कहाँ गया ये, जनवरी की बात कर रहा हूँ मैं, फेब की बात कर रहा हूँ मैं, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, ये बजट सेशन है। तो यहाँ पे जनवरी में 31 को प्रेसिडेंट बोलेंगे आ जाओ जी सारे आपके पार्लियामेंट के सेशन करते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में सिटिंग करो, डिस्कशन करो, तो ये होगा, तो ये समन बोलते हैं। अब जब लास्ट डे होगा, लेट जस्ट सपोज 30 जैन, तो जो स्पीकर हो गए ना हाउस के, वो बोलेंगे अडजर्नमेंट साइन डाई, बोलेंगे कि अभी हम हाउस को पॉज कर रहे हैं फॉर समय, इन फॉर टाइम विच इज़ इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। बीच में अगर पॉज किया जाएगा तो उसको बोला जाएगा अडजर्नमेंट, और लास्ट में अगर पॉज किया जाएगा और इसके बाद कोई भी सेशन नहीं है तो उसको हम बोलते हैं एडजर्नमेंट साइन डी। इस एडजर्नमेंट साइन डी के बाद प्रोरोगेशन आता है। तो सेशन बीच में अगर मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं देखूंगा समन करवाया जाएगा सेशन को। बीच में अगर लोग ज़्यादा हल्ला करेंगे तो बोलेंगे अब आप लोग 2-3 दिन पॉज रखिए, उसके बाद डिस्कशन करेंगे, इसको बोलते हैं एडजर्नमेंट ऑफ द सिटिंग। ठीक है, इसके बाद बिल्कुल एंड में जब ख़त्म हो जाएगा तो इसको बोलते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई, एंड इसके बाद प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होते हैं और प्रोरोगेशन होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे पार्लियामेंट के चैप्टर में फिर से आएगा। तो ये वर्ड का मतलब, इस वर्ड का मतलब, इस वर्ड का मतलब, इस वर्ड का मतलब, दिस इज अ सिंबॉलिक जेस्चर। जब स्पीकर ये बोल देगा ना एडजर्नमेंट साइन डी, इसका मतलब सेशन खत्म हो गया है, अब प्रोरोगेशन का एक नोटिस आएगा बाई प्रेसिडेंट, खत्म कहानी। चलिए जी, तो ये हो गई कहानी अपनी। प्रोरोगेशन हाँ पहले भी कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट हु सेव्स इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डस सो ऑन द एडवाइस। ये भी अगेन बेयर एक्ट की लाइनें पूछी हुई हैं। देखो जी, अब डिसोल्यूशन जैसा शब्द क्या होता है, अगेन ये सब पार्लियामेंट के चैप्टर में बेहतर होगा। देखो डिसॉल्व करने का क्या मतलब होता है, और एक शब्द होता है डिसमिस। इन दो शब्दों में डिफरेंस पता होना चाहिए। देखो ये हाउस है, लोकसभा 543 मेंबर है, मोदी जी की सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है, यहाँ COM प्लस PM है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि डिसमिस कर दिया इनको, डिसमिस करने का मतलब ये 543 लोग अभी भी हैं, इनकी मेंबरशिप रहेगी, बट ये सरकार चली जाएगी, किसी और को मौका मिलेगा अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने का। इसको बोलते हैं डिसमिशल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये मौका दिया तभी भी नहीं हो पाया, तब ये आपके प्रेसिडेंट बोलेंगे देखो जी मौका दिया नहीं हो पाया, तो मैं इसको पूरा डिसॉल्व कर रहा हूँ, न्यू इलेक्शंस करवा रहा हूँ, इसको बोलते हैं डिसॉल्व। तो हम डिसमिसल एंड डिसॉल्व में क्या अंतर देखा हमने, डिसमिसल इज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट डिसमिस होगी, किसी और को मौका मिलेगा। डिसॉल्व इज इंटायर हाउस। यहाँ के बाद आता है न्यू इलेक्शन, इसके बाद आता है इधर न्यू गवर्नमेंट आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखना, डिसॉल्व का मतलब, डिसमिस का मतलब, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्या पूछा गया है, द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, क्या ये नाम उनके अलग अलग हैं, पार्लियामेंट के चैप्टर में फिर से आएगा कि जॉइंट सिटिंग समन कौन करवाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समन करवाते हैं। इसका हेड कौन होता है, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है इसका हेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा, ये याद रखना है 108 आर्टिकल है जॉइंट सिटिंग, खैर ये पार्लियामेंट के चैप्टर का है, इज समन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर आ गया 78 क्या पूछा गया है, विच
वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज एप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द मैसेज टू कॉल जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज अंडर आर्टिकल इतना। अब देखो क्या है, अब ये है आपका बेयर एक्ट, तो इसलिए बेयर एक्ट साथ साथ पढ़ते जाना है, तभी हुआ काम, नहीं तो नहीं हो पाएगा काम। ऐसे नहीं तो कोई नहीं पढ़ता बेयर एक्ट 108। अभी देखते हैं, देखिए जी, ये तो कंडीशंस लिखी हुई हैं रिजेक्ट और ये सब। इसमें एक लाइन है, हिज इंटेंशन टू समन देम, देख रहे हो, तो इंटेंशन वाली बात लिखी पूरा। अब सेंटेंस पढ़ते हैं हम, तो नोटिफाई टू द हाउस बाय मैसेज इफ दे आर सिटिंग और बाय पब्लिक नोटिफिकेशन इफ दे आर नॉट सिटिंग हिज इंटेंशन टू समन देम टू मीट इन अ जॉइंट सिटिंग फॉर द पर्पस ऑफ डिलिबरेटिंग एंड वोटिंग ऑन बिल। ठीक है, तो ये है ऐसा। कौन से बिल पे ये सब आएगा, फिर से आ जाएगा आपके इसमें पार्लियामेंट के चैप्टर में। मनी बिल पे नहीं होगा, नथिंग इन दिस का शेल अप्लाई टू मनी बिल। मनी बिल पे ये अप्लाई नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे जॉइंट सिटिंग अप्लाई नहीं होती है, मनी बिल पे नहीं होती है, ऑर्डिनरी बिल पे होती है। सिर्फ 3 ही बिल होता है, ऑर्डिनरी पे होती है। फाइनेंस बिल भी है बट वो आएगा तब, वो नुआंस देखेंगे अब। तो इंटेंशन ये डायरेक्ट बेयर एक्ट से है, तो पढ़ना साथ साथ। यहाँ भी ऐसे लिखा होगा इंटेंशन टू समन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which one of the following is required under Article 108 of the Constitution of India to summon the joint sitting intention of the President? अच्छा क्वेश्चन था ये। Which one of the following statements about the President of India is not correct? He is a part of the Parliament. बिल्कुल यही है। आर्टिकल नंबर 79 कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट, देखना पड़ेगा 79 ही है शायद, जिसमें पार्लियामेंट इज इक्वल टू लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस योर प्रेसिडेंट। देखते हैं अभी इसको क्या है। He participated in the discussion in both the house. नहीं, he is not a member of either house. He is neither a member of Lok Sabha nor Raj Sabha. तो ये बिल्कुल गलत है। He addresses the joint meeting of, हाँ जी, तो joint session को या joint meeting को एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट साहब हमारे 2 बारी। एक बार आफ्टर जनरल इलेक्शन फर्स्ट सेशन ऑफ, आफ्टर जनरल इलेक्शन द फर्स्ट सेशन इज एड्रेस बाय आवर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर इसको करते हैं। ये दोनों भी दिखाते हैं। ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस इन सर्टन सिचुएशन, हाँ जी, ऑर्डिनेंस ये प्रोमलगेट का मतलब इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी है, इसमें काफ़ी कुछ है अभी। चलो बेयर एक्ट पर आर्टिकल नंबर 79, ये रहा आर्टिकल 79। क्या लिखा हुआ है देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट या कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, ये ज़्यादा बेहतर वर्ड है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। ठीक है, ये वाला पहला वाला ऑप्शन हो गया। अब क्या, ही पार्टिसिपेट्स इन discussion, he does not. He addresses joint sitting, yes, joint sitting every year या joint meeting every year, sitting में meeting। इसमें देखो, summon joint sitting, addresses house 2 times in a year, first session each year and first session after general election। तो ये याद रखना, ठीक है, ये 2 चीज़ पॉज करके लिखो इसको। अब आ जाओ, क्या है, he promulgated ordinance in certain situation। अब ऑर्डिनेंस की बात हुई है कि कब कब क्या क्या होता है, आ जाए यहाँ पे जी। तो ऑर्डिनेंस के बारे में सारी कहानी हम कर लेते हैं। ऑर्डिनेंस, तो कब ऑर्डिनेंस आएगा, तो फर्स्ट इज कंडीशन ऑफ ऑर्डिनेंस, कब आना चाहिए वो। सेकंड, लाइफ ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। थर्ड, जुडिशियल रिव्यू है कि नहीं। फोर्थ, सिमिलैरिटी विथ ऑर्डिनरी बिल, इस बार इससे क्वेश्चन आया है। एंड फिफ्थ, रीप्रमलगेशन। ये सबको हम देखते हैं। देखो जी, कंडीशन क्या है, व्हेन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, दैट इज़ लोकसभा या राज्यसभा, इसमें से कोई भी एक सेशन में नहीं है, तब हम ऑर्डिनेंस निकालेंगे या फिर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करेंगे। देखो क्या है, लोकसभा राज्यसभा लॉ मेकिंग की पावर करता है। लेट जस्ट सपोज कोविड-19 आया था, उस समय लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं था, तो कुछ हमें इमरजेंसी लॉज पास करवाने थे। ठीक है, तो उन लॉज को पास करवाने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। पार्लियामेंट्री अप्रूवल हो नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं उस समय वो लोग सिटिंग में। तो ये आपके जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने लॉ पास करवा दिया और ये बोला गया कि जब नेक्स्ट टाइम लोकसभा या राज्यसभा मिलेंगे तब जाके इसको हम पास कर देंगे, इस लॉ को वापस से वोटिंग करके पास कर देंगे एंड देन इट विल बिकम अ टेम्परेरी लॉ। तो ऐसे ध्यान रखना। ऑर्डिनेंस, इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस, व्हेन ईदर ऑफ दीज हाउस, ईदर और बोथ ऑफ देम आर नॉट इन सेशन, देन ऑर्डिनेंस मेकिंग या लॉ मेकिंग पावर चल जाती है प्रेसिडेंट के पास। तो दिस इज अ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक बात है। अब लाइफ क्या होता है, देखो जी, ये बात ध्यान रखना कि 2 सेशंस के बीच, आपके लोकसभा के 2 सेशंस के बीच गैप मैक्सिमम 6 मंथ्स हो सकता है। तो लेट जस्ट सपोज मार्च में सेशन खत्म हुआ, अब 1 अप्रैल को ऑर्डिनेंस आ गया, तो ये जो ऑर्डिनेंस है
अप्रैल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th मंथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सिर्फ 9 दैट इज सितंबर तक ही वैलिड रहेगा। अक्टूबर में लोकसभा को मिलना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो किसी भी ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होगी वो 6 मंथ्स होगी, और मिलने के बाद री असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट, इसके बाद 6 वीक्स के अंदर आपको उसको पास करना होता है। तो 6 मंथ्स 6 वीक्स, यही एक मैक्सिमम लाइफ टाइम होती है ऑर्डिनेंस की। नहीं समझ में आएगा तो मुझे बताना, इतना ही है। 6 महीने के भीतर मिलना ही होगा, अब मिलने के 6 हफ्ते तक करना होगा। अगर ये पास कर दिया ठीक, अगर नकार दिया तभी भी ठीक, और अगर नो एक्शन लिया तो 6 वीक्स के बाद ये ऑर्डिनेंस जो है लैप्स हो जाता है। ठीक है। सिमिलैरिटी विथ ऑर्डिनरी बिल क्या है? तो सिमिलैरिटी में क्या है कि जैसे और लॉस का फोर्स होता है सेम यही रहेगा। इट एक्ट्स एज द सेम, इट हैज़ द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सेकेंडली, इसको रेट्रोस्पेक्टिवली भी अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कोई बिल पास हुआ 10 अक्टूबर को, ये बोला कि 10 अक्टूबर से कोई बिल पास हुआ, और इसमें बोला गया कि 1 अक्टूबर से जो भी चलान हुए हैं उनके 500 होगा फाइन। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव हुआ, बिल यहाँ पास हुआ मगर बिल में बोला गया कि 1 तारीख से होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। तो ये भी हो सकता है। सेकेंडली, मनी बिल अगर पास करना है तो ये भी हो सकता है तुम्हारे ऑर्डिनेंस से, मनी बिल तक हो सकता है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भूलोगे तुम लोग। क्या नहीं हो सकता है, ये है कहानी। तो देखो ऑर्डिनेंस से ये डिफरेंस विथ ऑर्डिनरी बिल देख देता हूँ। डिफरेंस, ये वाला क्वेश्चन आया था डिफरेंस से। इससे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास नहीं करवाया जा सकता है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का क्या मतलब हुआ? फंडामेंटल राइट ऑर्डिनेंस से चेंज नहीं कर सकते, डीपीएसपी तो आप लोग चेंज नहीं कर सकते। देन फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चेंज नहीं, 8 फेडरल फीचर थे, अगर किसी को याद हो तो बताना। तो ये सब चेंज नहीं किया जा सकता। बहुत ध्यान से देखो। कंडीशन लॉ मेकिंग है जब ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। लाइफ 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स मैक्सिमम। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू भूल ही गया मैं। अब जुडिशियल रिव्यू है कि नहीं, तो देखो जी, जुडिशियल रिव्यू तो है। जुडिशियल रिव्यू में कुछ 2 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, एक है कूपर केस और एक है आपका ए.के. रॉय केस। ए.के. राय केस, तो कूपर केस, ए.के. राय केस में बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू इज अवेलेबल। अब इसको दिखाता हूँ, ठीक है। सिमिलैरिटी क्या है कि लॉ जैसा नॉर्मल बनता है इससे बनेगा, रेट्रोस्पेक्टिव बन सकता है। मनी बिल सबसे इंपॉर्टेंट, क्या नहीं हो सकता ऑर्डिनेंस से? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज एफआर, डीपीएसपी, फेडरल फीचर चेंज नहीं हो सकते। अब है कि रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, इसका एक टॉपिक आता है। जैसे पहले क्या होता था, अभी तो नहीं, पहले कि लेट जस्ट सपोज अप्रैल में सेशन नहीं है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो अप्रैल में कोई लॉ पास कर दिया, और लेट जस्ट सपोज लॉ पास कर दिया कि ट्रक ड्राइवर्स पे 5,000 रुपीज़ का चलान होगा फॉर हाई बी, ठीक है, ऐसा कुछ लॉ पास कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा आपका पार्लियामेंट सेशन में, लेट जस्ट सपोज अक्टूबर में आ रहा है, तो अक्टूबर में 1 अक्टूबर को आ रहा है, इस ऑर्डिनेंस को वापस खींच लिया, विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस को एट एनी गिवन टाइम इन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, इन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सीओ। इसको वापस खींच लिया 30th ऑफ सितंबर को। फिर जब दिसंबर, ये अक्टूबर, नवंबर में जब सेशन खत्म हुआ, तो फिर से सेम ऑर्डिनेंस विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर और द स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्डिनेंस, फिर से इसको प्रमलगेट कर दिया गया। अब फिर जब फेब में आया तो फिर इसको वापस खींच लिया, तो इसको होता है रीप्रमलगेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो कि हम ये जो लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी है इससे बच पाए। तो इसमें एक केस हुआ डीसी वाधवा केस, ये भी ध्यान रखना, आ चुका है एग्जाम में। डीसी वाधवा केस 1987 ने बोला कि सक्सेसिव रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस विदाउट एनी अटेम्प्ट टू गेट द बिल पास बाय द असेंबली वुड बी इलीगल। तो ये है रीप्रमलगेशन। तो मैं इसको यहाँ भर दूँ, रीप्रमलगेशन। अब आ जाए, इसको फिर से हम देखते हैं। पहली चीज़ मैंने ऑडियंस के बारे में बताई, कंडीशन, इसको खुद से भरने की कोशिश करना, ठीक है, 1 2 3 लिख के। सेकेंड चीज़ मैंने ऑर्डिनेंस के बारे में बताई, टाइम या मैक्स लाइफ। थर्ड चीज़ जुडिशियल रिव्यू, उसमें 2 केसेस हैं। फोर्थ, सिमिलैरिटी विथ ऑर्डिनरी बिल, डिससिमिलैरिटी विथ ऑर्डिनरी बिल, एंड सिक्स इज योर रीप्रमलगेशन। तो ये 6 पॉइंट में आपको लिखना है। पॉज करो, इसको खुद से लिखो, ठीक है। चलो आ जाओ, अब जरा नोट्स को देखते हैं। ये देखो ऑर्डिनेंस में क्या क्या लिखा हुआ है मैंने। ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123, ये ध्यान रखना, 123 आर्टिकल है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड 213 इज द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर। कंडीशन क्या है? नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, ऑफ कोर्स सीओएम के एडवाइस से ही होगा, ईदर हाउस नॉट इन सेशन, या फिर लोकसभा डिसॉल्व हो गया हो इस वजह से।
ऑर्डिनेंस में बी प्रोमलगेटेड इवन व्हेन द न्यू, अगर कोई भी न्यू लोकसभा है और वहाँ के मेंबर ने ओथ नहीं लिया है तभी भी आप ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हो. नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन बी इंट्रोड्यूस. 6 वीक्स 6 मंथ्स. जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है. कौन से केसेस इंपॉर्टेंट है ये देख लो. जुडिशियल रिव्यू यस यस यस. कब नो बोलेंगे? 38th में नो बोलेंगे. ऐसे भी आपको ध्यान होगा 44th वॉज एंटी गवर्नमेंट. ठीक है. पैसेज क्या है? 6 वीक्स के अंदर करना है. डिसअप्रूव कर दिया, खत्म. नो एक्शन, लैप्स हो जाएगा 6 वीक में. अप्रूव किया, ऑर्डिनेंस एक्ट बन जाएगा. सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी देखो, सेम इफेक्ट, रेट्रोस्पेक्टिव कर सकते हैं, मनी बिल भी कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मनी बिल. कैन नॉट इशू अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फेडरल फीचर, ये सब नहीं हो सकता. ठीक है. अब आगे आ जाते हैं. रीप्रोमलगेशन, ये होता है रीप्रोमलगेशन. आप पॉज करो, इसको रीड करो. वाद वाकिस. अब हुआ खत्म आपका ऑर्डिनेंस. चलो, अब क्या पूछा है? द पार्लियामेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, करेक्ट बात है. द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, करेक्ट है. द बिल पास बाय द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट एसेंट ऑफ, बिल्कुल सही बात है. बिना उनके एसेंट के हो ही नहीं सकता है. लोकसभा राज्यसभा पास करेगा तब प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तब होगा ये. तो ये बिकॉज भी ये लग रहा है बिकॉज सेटिस्फाई कर रहा है. ही इज़ द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज वाई बिल कैन नॉट बी पास विदाउट हिम. तो ये होगा. इसे थोड़ा बहुत भी नियर अबाउट लगे तो मार देना. द बिल प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बिकम्स एक्ट आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स इट्स एसेंट. आगे क्या है? द ओनली इंस्टेंस व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज वीटो पावर. अब ये वीटो पावर वाले सारे सवाल हैं. इसको अब कल देखते हैं क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इसमें 3-4 चीज़ें याद करवानी है. नेक्स्ट वीडियो में इसको यहाँ से करते हैं.